आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। लास्ट डे एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में हम बताए थे, ठीक है। उसका वीडियो जो है पहले से दिया गया है, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। आज जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मतलब होता है एक एटम्स के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। हम पहले ही बताए थे कि एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है ये आया क्योंकि एटम्स के ऊपर थ्योरी दिया गया था, इसलिए एटॉमिक स्ट्रक्चर जो है नाम किया गया इसका। ऊपर से सबसे पहले जे थॉमसन आया, ठीक है, सॉरी जॉन डेल्टन आया। जॉन डेल्टन के बाद जो है जॉन डेल्टन बोला था कि सबसे छोटा पार्टिकल जो होता है वो तुम्हारा एटम्स होता है, एटम्स को हम डिवाइड नहीं कर सकते। फिर बाद में जो है ये डिस्क्राइब किया गया कि एटम्स को भी हम लोग तोड़ सकते हैं 3 पार्ट्स में, जिसका नाम था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और तुम्हारे नॉलेज के लिए बताए थे ये भी कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होता है वो सेंटर में होता है और इलेक्ट्रॉन सेल के बाहर में चारों तरफ जो है घूमते रहता है, ठीक है। अब बात यहाँ पे ये था कि अगर इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर घूमता है तब तो जो है किसी भी एटम्स के अंदर बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होता है, तो इलेक्ट्रॉन एक ही जगह पे रहता है कि उसका जगह भी फिक्स होता है कि सब अलग अलग अपनी जगहों पर रहता है। तो इस बात को जो है जानने के लिए हम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करना होगा। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का मीनिंग ये होता है कि अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फिर से बोल रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो टॉपिक का नाम है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। अब इस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में जो कुछ बातें सामने आई, एक थ्योरी आया जिसका नाम था, अच्छा यहाँ पे लिख देते हैं कि द अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन in an atom is called electronic configuration. The arrangement of electron in an atom is called electronic configuration. ये था तुम्हारा जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का डेफिनेशन, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कुछ बातें रखी गई। जो बात था देखो, पहला बात ये था, हम पहले बात लिख देते हैं। पहला बात ये बताया गया कि ईच ऑर्बिट करस्पॉन्डिंग टू अ सर्टेन एनर्जी लेवल, ईच ऑर्बिट corresponds to a certain energy level। पहली बात ये थी, मतलब बता रहे। और नंबर 2 था कि इफ एन इलेक्ट्रॉन has to move to an orbit or level further away from the nucleus, it has to gain some energy, और थर्ड पार्ट ये था द लेवल इज ऑल्सो कॉल्ड सेल्स, ठीक है। ये बात थी। देखो इन तीनों का मतलब क्या था। ईच ऑर्बिट करस्पॉन्डिंग टू अ सर्टेन एनर्जी लेवल, मतलब हम तुमको डायग्रामेटिक समझाते हैं। यहाँ देखो, जैसे सपोज करो ये तुम्हारा है न्यूक्लियस, जिसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बैठा हुआ रहता है, ठीक है। इसके ऊपर जो है बहुत सारा ऑर्बिट होता है,
इसको भी हम लोग ऑर्बिट ही बोलते हैं, ठीक है, ये रहा ऑर्बिट। तो ये जो है तुम्हारा पहला जो बोला गया कि ईच ऑर्बिट करस्पॉन्डिंग टू अ सर्टेन एनर्जी लेवल, मतलब ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, है ना। हर एक ऑर्बिट का अपना अपना एनर्जी लेवल होता है। जितना हम दूर चलते चले जाएंगे एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाएगा तुम्हारा, ध्यान रहे। अब यहाँ पे देखो बोला गया है इफ़ एन इलेक्ट्रॉन हैज़ टू मूव एन ऑर्बिट और लेवल फर्दर अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस, ये आपका सर न्यूक्लियस है, दिस आर कॉल्ड द न्यूक्लियस, ठीक है। और जैसे जैसे न्यूक्लियस से हम दूर होते चले जाएंगे इट हैज़ टू गेन सम एनर्जी, तो दूर जाने के लिए एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है। जैसे जैसे ये सेंटर से दूर हो, सेंटर मतलब न्यूक्लियस से दूर चला जाएगा, वैसे वैसे एनर्जी क्या होगा, गेन करता चला जाएगा, एनर्जी लेवल बढ़ता चला जाएगा आपका, ठीक है। ये मत समझना सामने वाले का एनर्जी जो है ज़्यादा होता है, नहीं, जो सबसे दूर होता है उसका एनर्जी लेवल क्या होता है, ज़्यादा होता है, और जो न्यूक्लियस के सामने होता है उसका एनर्जी लेवल क्या होगा, कम होगा मेरा। तो इसी लेके सेकंड पॉइंट में यही लिखा है कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे हम दूर जाएंगे मेरा बॉडी, उसका जो ऑर्बिट का एनर्जी लेवल है वो गेन होगा, मतलब बढ़ता चला जाएगा। तीसरी बात, इसके हर एक ऑर्बिट का कुछ ना कुछ नाम होता है। तो फर्स्ट वाला जो होता है उसका नाम होता है के सेल, के से स्टार्ट किया गया, फिर एल सेल, इसके बाद का नाम है एम सेल, उसके बाद का नाम है दैट इज़ द एन सेल। तो इसी तरह हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो स्टार्टिंग होता है के सेल से, के एल एम एन ओ पी, इस तरह से हम लोग बढ़ते चले जाएंगे। तो ये जो तुम्हारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है इसके ऊपर जो थॉट था, ये कुछ थॉट था। पहला, हर एक जो लेवल था, मतलब हर एक ऑर्बिट का एनर्जी लेवल क्या होता है, फिक्स होता है। दूसरी बात ये थी कि जैसे जैसे हम दूर चलते चले जाएंगे एनर्जी लेवल मेरा बढ़ता चला जाएगा। और तीसरी बात ये थी कि हर एक सेल का एक नाम दिया गया था, के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल, ओ पी क्यू आर एस बढ़ता चलाएगा। अब आगे बता रहे हैं कि हर एक सेल में इलेक्ट्रॉन बैठाने की भी थ्योरी आई, तो पहले इसको नोट करो, इसके बाद जो है दूसरे वाले थ्योरी में आते हैं, ठीक है। ओके, अब हर एक सेल के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी फिक्स होता है, वो भी दिखाते हैं तुमको, ठीक है। उसके ऊपर भी थ्योरी आया, ठीक है। तो यहाँ पे अगले पॉइंट में हम लोग लिख सकते हैं कि द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ईच सेल इज़ 2n²। ये फॉर्मूला दिया गया कि एक सेल के अंदर जो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसका फॉर्मूला दिया गया 2n²। और तुम्हारे बात बता दें कि n का मतलब होता है दैट इज़ द नंबर ऑफ सेल। जैसे तुमको एक बात बताते हैं, जस्ट सपोज करो 2n² ये फॉर्मूला लिखे, हम n = 1 पुट करते हैं, ठीक है। तो n के जगह 1 पुट करते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, तो दैट इज़ 2। यानी फर्स्ट वाला सेल में हाईएस्ट कितना इलेक्ट्रॉन बैठ सकता है, 2 ठो, ठीक है। मान लो n = हम 2 पुट करते हैं, तो फॉर्मूला था 2n² का, n के जगह पे पुट करेंगे 2, ठीक है। 2 का स्क्वायर हो गया 4, 4 2 जा हो गया 8 मेरा, समझाया बात। सेकेंड वाले सेल में कितना बैठा सकते हैं हाईएस्ट, 8। मान लो थर्ड वाला में चलते हैं, n = 3 लेते हैं, फॉर्मूला 2n², 2 × n के जगह बैठाएंगे 3, ठीक है। 3 का स्क्वायर 9, 9 2 जा कितना हो गया 18, ठीक है। चौथा n = 4, 2n², 2 × 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, कितना आ गया 32। तो चौथे वाले सेल में कितना बैठ सकता है, 32। मान लो n = लेते हैं 5, 2n², 2 × 5 का स्क्वायर, 2 × 25, कितना हो गया 50, ठीक है। ये 5 तक आता है, आप समझ में आया। और सर याद कीजिए, फर्स्ट वाले सेल का ही नाम हम दिए थे के, सेकेंड वाले सेल का नाम दिए थे एल, थर्ड वाले सेल का एम, फोर्थ वाले सेल का एन, और इस वाले सेल का ओ। यानी इससे ये पता चला कि के सेल में हाईएस्ट कितना इलेक्ट्रॉन बैठ सकता है, दैट इज़ 2। एल सेल में हाईएस्ट 8, एम सेल में 18, ठीक है, एन सेल में 32, ओ सेल में 50, ठीक है। हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके जितना भी सेल होगा सब सेल का हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रहे बात, के सेल में हाईएस्ट 2, एल 8, एम 18, 32, 50 सेल हम लोग जो है कर सकते हैं। तो इस टॉपिक को बोला गया कि
कि एक सेल में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाईएस्ट बैठ सकता है। तो ये प्रोसेस अपना के हम लोग पता लगा सकते हैं हाईएस्ट कितना इलेक्ट्रॉन मेरा आ सकता है। तो अगर सर आपसे एग्ज़ाम में इस तरह से पूछ सकता है, देखिए हम बताते हैं, आप खाली 2n² सर याद रखिए, बाकी तो दुनिया का हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। तो सर इसको हम लोग मिटा देते हैं, ठीक है, आगे चलते हैं। अगला देखो, ये तो हो गया मेरा। अब हम लोग आते हैं, दैट इज़ 2n²। अब मैम बोली कि क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया, क्वेश्चन ये आता भी है कि फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन m सेल। अब एग्जाम में हम भूल गए, दे दिया क्वेश्चन फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन m सेल, तो हमको जरूरत नहीं है सर, हमको फॉर्मूला याद रहना चाहिए। तो सॉल्यूशन बनाते हैं। फॉर्मूला क्या था, 2n², ठीक है। के हम लोग सेल का नाम स्टार्ट किए थे के से, KLM, इसका मतलब मैम किस सेल का बात कर रही है, थर्ड सेल का। यानी सर n के बदले कितना पुट करेंगे, 3, तो 2 इंटू n के जगह 3 बैठा दो, 3 का स्क्वायर, 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, इसका मतलब कितना सेल है, 18। चेक कर लीजिए सर, अभी अभी हम थ्योरी दिए थे, m सेल में 18 इलेक्ट्रॉन आता है, दिए थे। तो अब मैम मान लो कि तुमको बोली n सेल के बारे में, कोई ज़रूरत नहीं है ये स्टार्ट करना, KLMN, इसका मतलब मैम बात कर रही है चौथे सेल का। अगर मैम बोलेगी P तो K से स्टार्ट करो, KLMNOP, मतलब 6 इलेक्ट्रॉन का बात कर, मतलब कि 6 नंबर वाला सेल का बात कर रही है। तो n की जगह कितना बैठा देंगे, 6 बैठा देंगे, ठीक है। मान लो m के जगह O सेल हम तुमको बोले, ठीक है, तो O बोले KLMNO, 5वां सेल का बात कर रहे हैं, तो n के जगह पे कितना बैठा देंगे, 5, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 50 KLMNO, 50 इलेक्ट्रॉन। चेक कर लीजिए, O में O जो है 50 इलेक्ट्रॉन बैठाए थे हम, है ना। तो ये कुछ तरीका होता है जिसके द्वारा जो है हम लोग किसी का भी आंसर को निकाल सकते हैं, मतलब कितने नंबर इलेक्ट्रॉन में कितना इलेक्ट्रॉन बैठा है, इसके द्वारा हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये एक थ्योरी था, ठीक है, इसको मिटाते हैं। अब हम लोग आते हैं कि किसी के पास भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्यूजन कैसे करते हैं। लेकिन उसके पहले 2 रूल को सुन लो। एक जन था जिसका नाम था ड्यूप्लेट और एक था ऑक्टेट, दोनों साइंटिस्ट का नाम था। हम लोग जानते हैं, अच्छा रूल जानने से पहले ये समझ लो, किसी भी एलिमेंट के लास्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन या तो 8 इलेक्ट्रॉन रहता है तो उसको हम लोग बोलते हैं स्टेबल एलिमेंट। और किसी भी, जैसे कि 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट सेल में जो होता है वो या तो हाइड्रोजन का होता है या तो हीलियम का होता है, ठीक है। हाइड्रोजन के लास्ट सेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसको स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन का ज़रूरत पड़ता है, तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेके स्टेबल हो जाता है। अब बात यहाँ पर ये आती है कि स्टेबल किसको बोलते हैं। स्टेबल एलिमेंट उस एलिमेंट को बोलते हैं जो किसी भी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती है, जैसे कि तुम्हारा हीलियम हो गया, जैसे तुम्हारा रेडॉन, जेनॉन, ठीक है, आर्गॉन, ये सब जो है तुम्हारा नोबल गैस होती है, या फिर इन लोगों को जो है इनर्ट गैस के नाम से भी जानते हैं। इनके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट होता है, इस वजह से ये कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं किया करते हैं। लेकिन इन लोगों को छोड़ के, जो इनर्ट गैस होती है उन लोगों को छोड़ के बाकी जितनी भी एलिमेंट है, इन लोगों के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होती है, जिस वजह से इन लोग जो है स्टेबल होने के लिए किसी को इलेक्ट्रॉन देते हैं या किसी को इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो स्टेबल का मीनिंग यही है, अपने आप को अगर लास्ट सेल में या तो 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करो या तो 2 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट करो, और 2 इलेक्ट्रॉन फॉलो करता है तुम्हारा या तो हीलियम या तो हाइड्रोजन, और कोई नहीं फॉलो करता है, ठीक है। तो वो सारा एलिमेंट जो अपने लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होने से स्टेबल हो जाए, उस तरह को हम लोग बोलते हैं, उस रूल को हम लोग बोलते हैं ड्यूप्लेट रूल। और इसमें 2 जन आता है, हाइड्रोजन एंड हीलियम। और वो सारा एलिमेंट जिसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने से वो स्टेबल कंडीशन में आए, वो उस रूल को हम लोग बोलते हैं ऑक्टेट रूल। ऑक्टेट नाम का साइंटिस्ट था जो बताया था कि अगर किसी एलिमेंट के लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है तो या तो ये किसी एलिमेंट से 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो ले लेगा, ठीक है। या मान लो इसके लास्ट सेल में 9 इलेक्ट्रॉन है तो 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ के ये क्या करेगा, स्टेबल हो सकता है। अब मान लो तुम्हारे पास 10 रुपया है, तुम 8 में जो है स्टेबल हो सकता है, लेकिन 10 है तो स्टेबल नहीं हो पा रहा, तो फाइनली 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, लॉस करना पड़ेगा। तो लॉस 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही हम अपने बॉडी से अगर छोड़ देंगे तो मेरे लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, 8, और हम किस में आ जाएंगे, तुम्हारा स्टेबल कंडीशन में आता है। और ये रूल फॉलो करती है कैल्शियम। कैल्शियम का इलेक्ट्रॉन होता है 20, तो पहला सेल में हाईएस्ट 2 बैठ सकता है, दूसरे सेल में 8, अब इसके पास बच गया कितना, 10, तो तीसरे सेल में 10 बैठेगा, ठीक है ना। तो 10 तो बैठाएगा नहीं,
तो ये क्या करता है 10 अगर बैठाता है तो ये स्टेबल तो आएगा नहीं, इस वजह से ये क्या करता है अपने थर्ड वाले सेल में 8 रखता है और 2 को क्या करता है फोर्थ वाले में भेज देता है, जिसके कारण ये क्या होता है स्टेबलिंग कंडीशन में आ जाता है। लेकिन स्टेबल कंडीशन उस समय नहीं रहता है जब किसी के साथ केमिकल रिएक्शन करता है तो अपना 2 इलेक्ट्रॉन लास्ट वाले सेल से रिमूव कर देता है, मतलब किसी को दे देता है, एंड देन क्या होता है वो चला आता है स्टेबल कंडीशन में। ये बात ध्यान दें, हम पहले ही बोल रहे हैं कि ड्यूप्लेट रूल हाइड्रोजन एंड हीलियम फॉलो करता है, बाकी को सब एलिमेंट ऑक्टेट रूल को फॉलो करती है। ऑक्टेट मतलब जिसके लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन होती है, और ड्यूप्लेट मतलब जिसके लास्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होती है। तो 2 इलेक्ट्रॉन वाला ड्यूप्लेट को फॉलो करती है, 8 इलेक्ट्रॉन वाला ऑक्टेट को फॉलो करती है। ख्याल रहे बात, जैसे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये बात याद रखना कि फर्स्ट वाले सेल में हाईएस्ट जो है 2 ही बैठ सकता है, सेकेंड वाले सेल में हाईएस्ट 8 बैठ सकता है, थर्ड वाले में हाईएस्ट 18 बैठ सकता है, फोर्थ वाले में जो है 32 और फिफ्थ वाले में 50 इलेक्ट्रॉन बैठ सकता है। ठीक है, जिसे हम एक इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते हैं। मान लो 7 लिए, अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, पहले ही हम लिखाए थे। ठीक है, ऊपर भी लिखे हुए हैं, शायद नहीं लिखा हुआ है। अब 7 इलेक्ट्रॉन को बैठाना, चलो पहले वाले घर में जाएंगे तो पहले वाले घर में 2 ही जन बैठ पाएगा, तो 7 में से 2 जन बच गया कितना 5 जन। वो 5 जन किस वाले घर में आएगा दूसरे वाले घर में, दूसरे वाले घर में हाईएस्ट कितना जन बैठ सकता है 8, तो 5 तो आराम से बैठ सकेगा, है ना। इसके लास्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, 8 नहीं है, इस वजह से ये स्टेबल एलिमेंट नहीं कहलाएगा तुम्हारा। ठीक है, ध्यान रहे इस बात का, ये स्टेबल एलिमेंट। जिसे हम तुमको आर्गन का दिखाते हैं, आर्गन होता है 18, पहले सेल में हाईएस्ट कितना बैठेगा 2, दूसरे सेल में हाईएस्ट कितना बैठेगा 8, बैठा दिए। तो इसके पास 18 जन था, मान लो 18 इलेक्ट्रॉन मतलब 18 जन था, तो 2 और 8 10 जन बैठ चुका है। अब कितना जन बचा हुआ है 8, तो वो किस वाले घर में बैठेगा थर्ड वाले घर में, क्योंकि थर्ड वाले घर में हाईएस्ट जगह कितना है 18 ठो है, तो 8 आदमी बैठ सकता है ना भाई। तो थर्ड, अब तो देखो तो इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 8, यानी ये कौन सा होगा स्टेबल एलिमेंट होगा, ये कभी भी किसी केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसीलिए इसको बोला जाता है दैट इज़ द स्टेबल एलिमेंट। ठीक है, इसको स्टेबल एलिमेंट बोलते हैं या फिर इसको इनर्ट गैस भी बोला जाता है। ठीक है, इसको इनर्ट गैस भी, और या नहीं तो इसका दूसरा नाम होता है दैट इज़ नोबल गैस। ठीक है, ये भी बोला जाता है, स्टेबल एलिमेंट बोलो, इनर्ट गैस बोलो या नोबल गैस बोलो, बात एक ही होता है तुम्हारा। या दूसरा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर हम उठाएं, जैसे हम क्लोरीन का उठाते हैं, क्लोरीन का होता है 17, तो पहले घर में कितना बैठेगा फिक्स होता है, देखो पहले घर में 2 ही, आप 2 से ऊपर नहीं बैठा सकते। दूसरे घर में कितना बैठेगा 8, 17 जन था, 2 और 8 10 जन बैठ चुका है, बच गया कितना जन 7 जन। 7 जन किस में आएगा थर्ड वाले घर में आएगा मेरा। क्या ये स्टेबल एलिमेंट है नहीं, क्योंकि इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 7 है, एक कमी है, इसीलिए स्टेबल एलिमेंट नहीं होगा, ये अनस्टेबल एलिमेंट में आता है मेरा। जैसे अगला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अगर करें हम, जैसे सोडियम लेते हैं, सोडियम Na11 होता है, पहले वाले में 2 इलेक्ट्रॉन बैठेगा, दूसरे वाले में 8, इसके पास था 11, पहले में 2 बैठाए, उसके बाद 8 बैठाए, 10 बैठ गया, तो थर्ड वाले सेल में कितना बैठेगा 1 इलेक्ट्रॉन, इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है 1 है, यानी ये भी स्टेबल एलिमेंट नहीं होगा मेरा। ठीक है, 2, 8 और 1 होगा, तो सोडियम मेरा हो गया। अब जैसे सपोज करो कैल्शियम में आते हैं, कैल्शियम में एक जो है बात होती है, कैल्शियम में क्या है, जैसे कैल्शियम लेते हैं, कैल्शियम का होता है 20। ठीक है, पहले वाले घर में कितना बैठा 2 इलेक्ट्रॉन बैठा, उसके वाले घर में 8 इलेक्ट्रॉन। अब तुम बोल सकते हो सर पहले वाले घर में 2 था, 8 था, 18 था, 32 था और 50 था। ठीक है, तो आप पहले वाले घर में 2 बैठा दिए, दूसरे वाले घर में 8 बैठा दिए, इसके पास 20 जन था, 2 और 8 10 जन बैठ चुका है, तो 20 में से 10 बच गया, कितना बचा 10 जन बचा। तो आप तो थर्ड वाले घर में बैठा सकते थे, थर्ड वाले घर में हाईएस्ट कितना जगह है 18 है, तो आप यहाँ पे 10 बैठा सकते थे, लेकिन सर 10 अगर बैठाएंगे तो ये अनस्टेबल हो जाएगा। अपने आप को स्टेबल करने के लिए ये क्या करता है 2, 8, 10 में से 8 को रखता है और 2 इलेक्ट्रॉन को कहाँ भेज देता है फोर्थ सेल में भेज देता है। थर्ड वाले में 18 जन का बैठने का जगह है, तो 10 जन तो आराम से बैठ सकता था, लेकिन ये 10 को नहीं रखता, ये कितना को रखता है 8 को, और 2 को कहाँ ट्रांसफर कर देता है फोर्थ सेल में, ताकि ये किस में चले आए स्टेबल आराम से हो पाए, और इस 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस वो आराम से कर पाए। इस वजह से ये क्या करता है 8 रखता है और 2 को ट्रांसफर कर देता है कहाँ पे फोर्थ वाले सेल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, जैसे और भी एक ठो ले, नियॉन का लेते हैं। देखो नियॉन, Ne का मतलब होता है नियॉन, नियॉन का 10 होता है, पहले वाला घर में कितना बैठेगा 2,
ठीक है, 10 में से 2 जन बैठ गया, बच गया कितना, 8 जन। वो 8 जन कहाँ बैठेगा, सेकेंड वाले घर में। अब देखो 10 में से 10 बैठ चुका है, ठीक है। अब इसके लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 8 है। 8 है, इसका मतलब ये भी कौन सा गैस होगा, दैट इज द इनर्ट गैस होगा, नोबल गैस कहलाएगा या स्टेबल एलिमेंट ये कहलाता है। तो जिसके लास्ट सेल में 8 या 2 होता है वो तुम्हारा जो है नोबल गैस या स्टेबल एलिमेंट होता है, और जिसके लास्ट सेल में 2 या 8 नहीं है वो नोबल गैस या इनर्ट एलिमेंट स्टेबल एलिमेंट नहीं कहलाएगा, वो कहलाएगा अनस्टेबल एलिमेंट, ठीक है। तो उसको नोट डाउन करो जल्दी। देखो अब किसी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके हमको उसका डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर भी दिखाना है, ठीक है। कैसे करते हैं, तो एक एलिमेंट का लेते हैं। देखो जैसे तुमको दिया गया एक क्वेश्चन लेते हैं, क्लोरीन 1735, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन में तुमको बोला इसका एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन का नंबर, प्रोटॉन नंबर, न्यूट्रॉन नंबर, उसके बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कीजिए और डायग्राम में दिखाइए। ये सारा बात हम एक बार में बता रहे हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मान लो क्लोरीन है मेरा, तो हम नीचे वाले को एटॉमिक नंबर, ऊपर वाले को मास नंबर बोले थे, तो हमको एटॉमिक नंबर मिल गया 17, मास नंबर मिल गया 35, ठीक है। इलेक्ट्रॉन मिल गया 17, और जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन, और जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन भी 17 हो गया। अब बात आता है न्यूट्रॉन का, तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला बताए थे मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, ठीक है। तो मास नंबर मेरा था 35, एटॉमिक नंबर था मेरा 17, आ गया मेरे पास कितना, 18। तो ये तो निकाल ली है। अब बात था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन का। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखो कैसे करते हैं। जैसे मान लो क्लोरीन के पास, अच्छा एक बात और, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमेशा इलेक्ट्रॉन का होता है, ठीक है, न्यूट्रॉन का नहीं। तो ये भी इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, डेफिनेशन में बोला गया है इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट, ठीक है। तो यहाँ 17 है, पहले वाले सेल में कितना बैठेगा, अभी बताए थे 2 इलेक्ट्रॉन, उसके वाले घर में 8 इलेक्ट्रॉन। 17 में से 2 और 8 10 बैठ चुका है, बच गया कितना, 7। जो 7 बचा वो थर्ड वाले में जाएगा, 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया। अब डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करना, तो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन करने के लिए पहले हम बनाते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, फिर देंगे 1, 2 और 3 सेल। तो ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, और ये हो गया थर्ड, ठीक है। फर्स्ट वाले में कितना इलेक्ट्रॉन बोला है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो न्यूक्लियस को छोड़ देना। फर्स्ट वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड वाले में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8। थर्ड वाले में 7 इलेक्ट्रॉन, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। ये है डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरह से हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में एटॉमिक नंबर, मास नंबर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, फिर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एंड डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो इसको उतारो, हम लोग फिर नेक्स्ट एग्जाम्पल लेकर आते हैं। अब अगला लेते हैं हम लोग कैल्शियम का, ठीक है। हम यहाँ पे कैल्शियम का लेते हैं बिकॉज कैल्शियम ही ज़्यादातर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कैल्शियम जो होता है मेरा वो 20 और 40 होता है। तो एटॉमिक नंबर इसका हो गया 20, मास नंबर 40। जितना एटॉमिक नंबर उतना ही इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन होगा। और न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन का फॉर्मूला मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर, मतलब 40 माइनस होगा 20, तो कितना आ गया, 20 आ गया तुम्हारा, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग आते हैं, देखो 40 माइनस 20 हो गया, 20 हो गया मेरा। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करते समय कुछ बातों का ध्यान देना होगा इसमें। पहला सेल में 2, 8, हम बोले थे थर्ड में 10 बैठ सकता है, बट ये 10 बैठाता नहीं है। ये अपने आप को स्टेबल करने के लिए थर्ड वाले सेल में 8 इलेक्ट्रॉन को रखता है और 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, फोर्थ सेल में डाल देता है। तो यहाँ पे 8 और यहाँ पे चला गया 2 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। तो अब हो गया 2, 8, 8 एंड 2 हो गया। अब इसका जो कन्फिगरेशन करना है पहले बनाएंगे हम लोग, दैट इज़ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब यहाँ पे कितना सेल लगेगा, 1, 2, 3, 4, पहला सेल, उसके बाद दूसरा सेल, उसके बाद तीसरा सेल एंड उसके बाद चौथा सेल बना दिए, ठीक है। बनाने के बाद अब जो है पहले वाले सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, 1 और 1, 2, उसके वाले में 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8 इलेक्ट्रॉन।
उसके वाले में 8, तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। उसके बाद वाले में 2 इलेक्ट्रॉन, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बैठ गया। तो इस तरह हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैल्शियम का भी कर लिए। ठीक है, अब हम लोग अगले एलिमेंट में आते हैं। अच्छा, एक बात और, ये ना समझे कि हम न्यूट्रॉन को बैठाए हैं, हमेशा बोले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन इलेक्ट्रॉन का होता है, तो इलेक्ट्रॉन को लिया गया यहाँ पे। ठीक है, ख्याल रखिए इस बात का। ओके, अच्छा लास्ट टॉपिक बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। देखो, तो इस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ज़्यादा से ज़्यादा करना ताकि नॉलेज आएगा। जैसे मान लो अगर किसी के लास्ट सेल में, ठीक है, ये लास्ट सेल में अगर 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन बचा है तो वो कहलाता है मेटल। अगर किसी के लास्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन बचा है तो वो कहलाता है मेटलॉइड। ठीक है, अगर किसी के लास्ट सेल में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है तो वो कहलाएगा नॉन मेटल। ठीक है, और अगर किसी के लास्ट सेल में 8 है वो कहलाएगा दैट इज नोबल गैस। नोबल गैस या इनर्ट एलिमेंट, इनर्ट गैस भी इसको बोला जाता है, या स्टेबल एलिमेंट कहलाता है। एग्जाम्पल के तौर पे याद करो, अभी क्लोरीन का किए थे, क्लोरीन होता है 17, 2 8 और 7 बताए थे, लास्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 रहेगा नॉन मेटल, और क्लोरीन ऑलरेडी नॉन मेटल होता भी है। ऑक्सीजन का बात करें 8 होता है, पहले सेल में 2, लास्ट सेल में 6 बैठेगा, 6 है सर, तो इसका मतलब ये भी क्या होगा, नॉन मेटल होगा। देख लीजिए, अगर मान लीजिए सर सोडियम को लेते हैं, Na होता है 11 होता है, इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करेंगे, पहले सेल में 2, उसके सेल में 8 और 2 10 बैठ गया, 11 में से 10 बैठ गया, यानी लास्ट सेल में कितना जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। अगर लास्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो कहलाता है मेटल, और सोडियम मेरा क्या है, मेटल है। तो इस प्रोसेस के द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन मेटल है और कौन नॉन मेटल है। ठीक है, तो ये अच्छा एक प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग पता लगा सकते हैं। तो फिर आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग लेके आएंगे बैलेंस इलेक्ट्रॉन, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड पीरियोडिक टेबल के बारे में। ये क्लास 8 का वीडियो है, वैसे बता दें ICSE वाले के लिए मेनली सिलेबस कवर किया गया, ICSE CBSE वाले के लिए क्लास 8 में जो जितना टॉपिक दिया उसी को जो है डिस्कस किया जा रहा है। ठीक है, ओके, टाटा। शेयर करते रहे चैनल को, बाय बाय।